गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का 2024 का। तो ओरिजिनल बुकलेट मैंने अवेलेबल करी है और बुकलेट सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है, और जो कि ओरिजिनल बुकलेट है तो इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और जो है, आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। अगर आप अपने सारे पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। जैसे अगर यही पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो MCQs ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो वहाँ 2021, 22, 23, 24 का पेपर मिलेगा। MCQs ऑन ऑपरेशन रिसर्च, तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। MCQs ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, वहाँ पर आपको मिलेंगे। MCQs ऑन रिसर्च मैथोलॉजी, जैसे ही कल मैंने 2024 का अपलोड किया, और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का भी मैंने अपलोड कर दिया है 2024 का परसों। तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, MCQs ऑन रिसर्च मैथोलॉजी, इस तरीके से सब्जेक्ट के नाम से। तो 10 के जो 10 सब्जेक्ट हैं टोटल, 6 जैसे आप लेते हैं, 4 कंपलसरी 2 ऑप्शनल में, तो आपको वहाँ पर उसमें सारे आपको ओरिजिनल पेपर्स मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो 100 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी आपसे मैं डिक्टेट करूंगा क्वेश्चंस। ऑप्शन पर मैंने टिक लगा दिया है। तो एक नज़र डालते हैं कि 2024 में कैसे क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे, और यही माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए भी सेम सिलेबस है, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। चलिए, जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो दोनों ही सत्य कथन है, ट्रू फॉल्स, इसमें ट्रू स्टेटमेंट है कि बहुराष्ट्रीय निगम विकास के अभिकर्ता हैं और बहुराष्ट्रीय निगम शोषण के अभिकर्ता हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। और स्टूडेंट से बता दूं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की से ही ये आंसर मैंने सारे टिक किए हैं। तो इसलिए फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन से आंसर से सहमत नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक की स्टडी करिएगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, सजेशन देता हूं, टेक्स्ट बुक की थ्योरी में आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है, MCQs में, बुक्स में भी मिस्टेक हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप थ्योरी की स्टडी करेंगे तो आपको अच्छी प्रिपरेशन होगी। चलिए नेक्स्ट है, विपणन आधारभूत व्यवसाय दर्शन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो यह है विलियम जे स्टेंटन के द्वारा। थर्ड, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए, 4 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, तो मैं सिर्फ डी की आपसे बात करता हूं, जो कि इसका सही आंसर है कि विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्षेत्र गैट से संकुचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4, बचत को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो ए ऑप्शन सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल। औद्योगिक रुग्णता का कारण, जिसे हम इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं, तो तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं कि जैसे विदेशी प्रतिस्पर्धा का बढ़ता हुआ प्रभाव, कुप्रबंध यानी कि मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, और संसाधनों का अपूर्ण विदोहन। ठीक है, तो तीनों आंसर इसके हो सकते हैं, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। वर्तमान में MRTP अधिनियम का स्थान लिया है। पहले देखिए MRTP एक्ट था, तो अब नहीं है, अब कंपटीशन एक्ट 2002 है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम। ठीक है, सी करेक्ट है। वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो वो होती हैं स्ट्रेटजीज, रणनीतियां। निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक क्या है। तो वो होती हैं नीतियां, पॉलिसीज। रणनीतिक प्रबंधन चरण किस बाह्य मूल्यांकन में किया जाता है। तो वो होता है रणनीति तैयार करने का चरण। स्ट्रेटेजी शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया है। देखिए, इसमें आंसर भी छिपा हुआ है। अगर यह आता है कि स्ट्रेटेजी शब्द
निम्न में से किससे लिया गया है? तो ये एक ग्रीक शब्द है, तो इसको भी आप याद रखना, है ना, राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। और ये वो जो ग्रीक वर्ड है तो इसका आंसर है सी, स्ट्रेटेजस, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कंपनी तथा इसके विभिन्न घटकों द्वारा भविष्य में एक अपेक्षित अवस्था प्राप्त करने के लिए डैश एक सामान्य दिशा है, तो वो होती है स्ट्रेटेजी, व्यूहरचना। एक कंपनी के दीर्घकालीन आधारभूत लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने से संबंधित है। देखिए, ना तो वो लक्ष्य निर्धारण हो सकता है, ना दृष्टि कथन यानी कि विजन स्टेटमेंट हो सकता है, और ना ध्येय कथन जो कि मिशन स्टेटमेंट होते हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मिशन का अन्य नाम क्या है? तो वो होता है प्रयोजन, है ना, पर्पस। SBU का पूरा नाम, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो वो होता है ऑप्शन सी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। 15 है, पर्यावरणीय जटिलता डैश और क्रियाओं की श्रेणी से संबंधित है, तो वो है विभिन्नता, ऑप्शन ए। परिवहन की कर्मठता, बाजार स्थलों की निकटता, कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली, पानी तथा गैस को निर्धारित करने वाला कौन सा भाग होता है? तो वो होता है जनानकी भाग यानी कि डेमोग्राफिक सेगमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक विशेष व्यूहरचना के पालन में लक्षित एवं वास्तविक प्रदर्शन के मध्य अंतर के लिए कार्य करना है, तो वो होता है गैप एनालिसिस, अंतर विश्लेषण। वृहत अवधि लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो निर्णयों को लेने, परिलक्षित करने, उनका प्रबंध करने तथा उन्हें लागू करने की दिशा प्रदान करती है, तो वो होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया। सी करेक्ट है। यही वे लोग हैं जो एक व्यावसायिक उद्यम को शुरू एवं संगठित करते हैं तथा इसके लिए जोखिम की परिकल्पना करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी। 20, सामान्य वातावरण का जनानकी भाग निम्न में से किस घटक को प्रभावित करता है? तो सीधी सी बात है, वो पॉपुलेशन साइज को ही करेगा, जनसंख्या विस्तार को। नेक्स्ट है 21, उत्पाद जीवन चक्र के किस स्तर पर उत्पाद की लाभदायकता सर्वाधिक होती है, यानी प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है आपका वृद्धि स्तर पर, जब ग्रोथ स्टेज होती है ना। 6 लाइफ साइकिल होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंसिस, ठीक है। और जो थोड़ी सी हाई लेवल की बुक्स हैं, अगर हम उसमें बात करें, जैसे फिलिप कॉटलर की है, तो उसमें आपको केवल 4 ही मिलेंगी, लेकिन जो अदर्स बुक्स हैं इंडियन लेवल की, नॉर्मल पब्लिकेशंस की, जो उसमें आपको 6 मिलेंगी, ठीक है, तो जनरली 6 ही होती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह चिन्हित क्षेत्र माना जाता है जिसमें कम प्रभावी फर्मों के हिस्सेदारों को प्रभावी व्यूहरचनात्मक निर्णयकर्ता बाहर निकाल देते हैं? तो तीनों ही हो सकते हैं वो, जैसे कि एक मत बनाना, झगड़े को बढ़ाना और निर्णय के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। 23, एक कंपनी के बलों और दुर्बलताओं को निर्धारित करने हेतु उसकी मुख्य तत्वों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में डैश वर्णित करता है, तो वो होता है निगमीय विश्लेषण यानी कि कॉर्पोरेट एनालिसिस। BCG का
फुल नेम क्या है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है ना, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। निम्न में से कौन सा बीसीजी मैट्रिक्स का एक घटक नहीं है, तो वो है चंद्रमा, मून्स। 7S ढांचे या संरचना को विकसित किया गया था, तो टाइम पूछ रहा है तो वो 1980 के दशक में है ना, डिकेड होता है 10 साल का, यानी कि 10 इयर्स का एक डिकेड होता है, ठीक है। 7S ढांचे या संरचना को विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है ना, तो देखिए 26 में ही इसका आंसर है मैकेंसी, तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, मैकेंसी कंपनी को। मैकेंसी के 7S में शामिल है, तो तीनों शामिल है उसमें, व्यूहरचना, ढांचा या संरचना और प्रणालियां, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स, तीनों शामिल है, तो ऑल ऑफ द अबव उसका राइट आंसर है, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। बीसीजी मॉडल में कुल कितने कॉलम होते हैं, खाने होते हैं, याद रखिएगा 4 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रचलित मॉडल है, तो कई मॉडल होते हैं, तो इनमें से जो बीसीजी है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स वाला, वो सबसे अधिक प्रचलित मॉडल है, सबसे पॉपुलर मॉडल है बीसीजी मॉडल, ध्यान रखिएगा। व्यूहरचना मूलतः है एक, क्या है, ये एक मिलिट्री वर्ड है, ये आर्मी से ही लिया गया है, तो सैन्य शब्द है एक। व्यूहरचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं हैं, तो तीनों ही विशेषताएं कि ये साधन तथा साध्य से संबंधित है, एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और एक बहुआयामी गतिविधि है, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है, तो तीनों ही हैं इसके आंसर, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, उपयुक्त सभी। व्यूह रचना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, किसी भी कंपनी के उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। युक्तियों को प्रबंध के किस स्तर पर विकसित किया जाता है, वो निम्न स्तर पर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो होती है स्ट्रेटेजी, व्यूहरचना। कार्य अभिमुखी व्यूहरचना है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, कार्यात्मक स्तरीय व्यूहरचना। व्यूहरचना निर्णयों के प्रवाह को कार्य रूप प्रदान करने की विधि है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह है प्रोफेसर हेनरी मिंटजेबर्ग, ठीक है ना, ऑप्शन बी। व्यूहरचना होती है, जाहिर सी बात है, कोई भी स्ट्रेटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, दीर्घकालीन होती है। युक्तियां होती हैं, जो टैक्टिक्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, अल्पकालीन होती हैं। निम्न में लिखित में से किसको प्रत्यायोजित किया जाता है, देखिए व्यूहरचना, नीति और युक्ति तीनों को प्रत्यायोजित किया जाता है, डेलीगेटेड किया जाता है, तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। व्यूहरचनात्मक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। व्हीलर तथा हंगर ने व्यूहरचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं, तो वो 6 होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें जोखिम अधिक होता है, तो वो होता है स्ट्रेटेजी में, व्यूहरचना में। एक संगठन के वातावरण में अनुकूलतम दशाओं के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं अवसर, जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज ही होती हैं। जो स्वेट वर्ड है ना, ये उसके चारों पूरे नाम है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ठीक है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज और टी फॉर थ्रेट्स, चुनौती। किसी जो आपका शॉर्ट है SWOT, किसी संगठन की प्रतिकूल दशाओं के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो वो होती हैं थ्रेट्स, खतरे।
एक संगठन की अंतर्निहित क्षमताओं के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, तो वो होती हैं शक्तियां, स्ट्रेंथ्स। शक्ति किसी संगठन की एक अंतर्निहित क्षमता है जिसका उपयोग वह अपने प्रतिस्पर्धियों के ऊपर करने के लिए कर सकती है, तो वो होता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, रणनीतिक लाभ। उभरती नई तकनीक के विदोहन की क्षमताएं डैश है, तो वो होती है रणनीतिक लाभ, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। व्यावसायिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, तो देखिए यूनिवर्सिटी ने रिवाइज आंसर की में तीनों ही आंसर दिए हैं कि लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, ये रिवाइज के हिसाब से है, पहले आंसर कुछ और था। व्यावसायिक पर्यावरण के आर्थिक घटक हैं, तो देखिए तीनों ही हैं, वो आर्थिक नीतियां भी हो सकती हैं, बचत एवं विनियोग की स्थिति भी हो सकती है और मांग एवं पूर्ति की स्थिति भी हो सकती है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है, तो वो घरेलू स्थिति, आर्थिक स्थिति से भी हो सकता है, कानून एवं व्यवस्था से भी हो सकता है और विश्व की आर्थिक स्थिति से भी हो सकता है, तो इसलिए डी जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। किसी भी संगठन के अस्तित्व का मूल उद्देश्य इसके डैश द्वारा वर्णित किया जाता है, जो उसका मिशन होता है किसी भी संगठन का। शॉर्ट का क्या अर्थ है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था SWOT, तो लास्ट में इसका पूरा आंसर है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा इस वर्ड को। नई आर्थिक नीति से क्षेत्रीय असमानता है, क्या है, वो बड़ी है, ठीक है। 1991 में 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसे हम LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो याद रखिएगा 1991, ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लागू किया गया था, पहले ये क्वेश्चन आया था आपका, तो ये जो था ये जनवरी 2007 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग में प्रवेश बाधा नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है, आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा फर्म के दूरस्थ बाहरी वातावरण का एक तत्व है, तो वो होती है राजनीतिक एजेंसियां। निम्नलिखित में से कौन रणनीतिक निर्माण तकनीक का एक चरण नहीं है, तो वो है मैचिंग स्टेज। व्यू रचना के स्तर हैं, ये भी याद रखिएगा, 3 ही होते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज है ना, 3 होती हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक नीति के उद्देश्य कितने भागों में बांटे गए हैं, तो ये भी 3 भागों में बांटे गए हैं। व्यावसायिक व्यू रचनाओं का वर्गीकरण, देखिए वो विभेदन भी हो सकता है, लागत नेतृत्व भी हो सकता है और फोकस भी हो सकता है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। फोकस, व्यावसायिक व्यू रचना के अंतर्गत फर्म ध्यान केंद्रित करती है किसकी ओर, छोटे बाजार की ओर। रणनीतिक प्रबंधन का प्राथमिक फोकस डैश पर होता है, तो वो होता है कुल संगठन, टोटल ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक नीति की उत्पत्ति मानी जाती है, तो वो सन 1911 से मानी जाती है। प्रतिस्पर्धी लाभ के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है, तो वो होता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, किसी भी जो होता है ना दक्षता में वृद्धि। निम्नलिखित में से वे सभी तत्व हैं जो किसी उद्योग के भीतर उच्च प्रतिद्वंदिता पैदा करते हैं, सिवाय किसके, ऑप्शन सी
तेज औद्योगिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिक उत्पाद नहीं है? तो वो है भावनाएं, इमोशंस। ठीक है, सांस्कृतिक उत्पाद की बात चल रही है इसमें। व्यूहरचनात्मक मूल्यांकन में संगठनात्मक तंत्रों की भूमिका की संख्या है, तो वो है 6। मौलिक प्रकार के व्यूहरचनात्मक नियंत्रण के प्रकार हैं, तो वो हैं 3। मूल्यांकन या व्यूहरचनात्मक में आने वाली बाधाएं हैं, तो वो होती हैं 5। निर्णय लेने के लिए गाइड क्या है? तो वो होती हैं पॉलिसीज, नीतियां। विजन और मिशन का कथन अक्सर पाया जा सकता है, तो वो जो किसी भी कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वार्षिक रिपोर्ट, उनमें एक रणनीति एक कंपनी का या की है, तो वो है प्रतियोगी को आउट स्मार्ट करने के लिए गेम प्लान, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संगठनों द्वारा निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? तो वित्तीय संसाधन का भी किया जा सकता है, मानव संसाधन का भी और भौतिक संसाधन का भी। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। ठीक है, किसी का भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है आपका, कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर भविष्य उन्मुख योजनाएं, जो फ्यूचर ओरिएंटेड जो प्लान्स होते हैं, इसके संदर्भ को संदर्भित करती हैं। किसके? स्ट्रैटेजी के, रणनीति के। इन बुनियादी प्रश्नों में से किसका दृष्टि कथन को उत्तर देना चाहिए? तो इसमें डी सही ऑप्शन है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, जिसके लिए आपको हो सकता है पढ़ा हुआ ना हो, तो आपको अपने दिमाग से आंसर टिक करना पड़े। डैश बाहरी अंकेक्षण का हिस्सा नहीं है, तो जो वित्तीय अनुपातों का विश्लेषण करना होता है, एनालाइजिंग फाइनेंशियल रेशियोज, है ना, तो वो इसका आंसर है। तत्काल बाहरी वातावरण में शामिल है, तो होता है कंपटीशन, प्रतियोगिता। आर्थिक प्रणाली का मुख्य कार्य है, देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी हो सकता है, उत्पादन का वितरण भी हो सकता है, और उत्पादन के संगठन का स्वरूप भी हो सकता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। केंद्रीय समस्याओं को जन्म देने वाली है, तो वो होती है साधनों का सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सही प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, तो वो इंक्रीज एफिशिएंसी के द्वारा, है ना, बढ़ी हुई क्षमता के द्वारा। निम्न में से कौन सी व्यूहरचना यह बताती है कि फर्म किस व्यवसाय या व्यवसायों में होना चाहिए? तो वो होती है निगमीय व्यूहरचना, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। डैश दिन प्रतिदिन की निगमीय और व्यावसायिक व्यूहरचनाओं के प्रेक्षण की आवश्यकता को परिभाषित करता है, तो वो होता है कार्यात्मक व्यूहरचना, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। व्यूहरचनात्मक प्रबंधकों के प्राथमिक क्रियाकलापों में नहीं है। क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी, क्रियात्मक स्तरीय योजनाओं को लागू करने में अनुसरण किए जाने वाले पायदानों का विकास। ठीक है, चलिए, डी करेक्ट है आपका। निगमीय स्तर वह है जहां उच्च प्रबंध निर्देशित करता है कि, ऑप्शन ए, संपूर्ण संगठन हेतु समग्र व्यूहरचना हो, ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। 3 मुख्य संगठनात्मक स्तर हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और
फंक्शनल लेवल। ठीक है ना, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्टनर के कौन सा पोर्टर के पंच बल मॉडल में सम्मिलित नहीं है? जो पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल है ना, अब ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो होता है स्टॉक धारकों के मध्य शत्रुता। ठीक है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यूरचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया का घटक नहीं है? देखिए, फॉर्मुलेशन, स्कैनिंग और इम्प्लीमेंटेशन, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, एक संगठन की सफलता और असफलता आधारित है, तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं वो स्ट्रेटेजीज पर ही हो सकती है, व्यूहरचनाकर्ताओं पर ही। ठीक है, व्यूहरचनाकर्ताओं पर ही हो सकती है। व्यूहरचनात्मक मुद्दे किस प्रकार के प्रबंधकीय निर्णयों को चाहते हैं? तो टॉप लेवल के, उच्च स्तर के। ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से। उत्पाद जीवन चक्र क्या है, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो आप सबको पता है कि वो होती है प्रोडक्ट अगेनिंग प्रोसेस, उत्पाद की आयु प्रक्रिया, जो मैंने आपको 6 स्टेजेस बताएं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेंसिस, है ना, तो ध्यान रखिएगा, तो आप सभी को याद रहेगा। अधिग्रहण, जो एक्वाजिशन आपका वर्ड है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो वो होता है टेक ओवर, अधीनीकरण। सी कंपनी का निर्माण करने के लिए ए तथा बी कंपनियों का समापन हो जाता है। सी कंपनी ए और बी कंपनी की शुद्ध संपत्तियों को क्रय कर लेती है, तो ये क्या होगा? ये होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, यह सेमिलियन है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश एक छोटी अलग यूनिट है जो कि एक विशेष प्रकार के उत्पाद के विकास एवं प्रचार के लिए बनाई गई है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पूंजी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, तो वो होता है प्राइस मैकेनिज्म, मूल्य प्रणाली। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है, तो वो होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। कीमत यंत्र प्रभावी रहता है, तो वो हमेशा कैपिटलिज्म में रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पूंजीवाद में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व पाया जाता है, तो वो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर होते हैं। ठीक है ना, जब सरकार द्वारा पूर्व में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में छूट दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सीधी सी बात है कि हम इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं, और लिबरलाइजेशन की जो मीनिंग है वो भी यही होती है कि जब गवर्नमेंट ने अगर पहले कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, प्रतिबंध लगाए थे, तो है ना, तो उसमें अगर कुछ उसमें छूट दे दी जाती है, यानी कि उस नियमों को लिबरल कर दिया जाता है थोड़ा सा, तो इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसका मुख्य फंक्शन या कार्य क्या है? तो दोनों ही है कि वस्तुओं में व्यापार का नियमन भी है, और दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी भी है, टू सुपरवाइज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो दोनों ही हैं, सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है व्यूवर्स, ए और बी दोनों। तो लगभग 30 मिनट की वीडियो होने जा रही है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता, और MA की बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, BA के, BCom के, तो दुनिया भर की बुकलेट्स हैं, तो अपलोड करनी होती हैं, सबके पेपर्स आ रहे हैं। तो सभी से कहूँगा कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार सुने, और PDF अगर आप चाहते हैं अपने MCOM के सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप मेरा जो WhatsApp नंबर है इसके नीचे 6396242878,
तो आप उस पर मैसेज करिएगा, जैसे ही समय मिलेगा तो आपको आंसर दिया जाएगा। PDF पेड होती हैं, वह नॉर्मल चार्जेज लेकर के उनको बच्चों को दे दी जाती हैं, हेल्पफुल रहती हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।